नमस्कार दोस्तों, हम लोगों ने पिछले क्लास तक मूलरता और क्या बोलते हैं जो सांद्रता के जितने भी टर्म्स थे उसको हम लोग जान लिया था। उसमें एक हिस्सा बच रहा है पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन के बारे में। मैं भी उसको कवर कर लूँगा। फ़िलहाल हम अपने टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं। उसके ऊपर सवाल अगर आप लोगों ने किया होगा तो आपको ज़्यादा क्लियर हुआ होगा। हम लोग क्या बोलते हैं जब अभ्यास के जितने भी सवाल कर रहे होंगे तो फिर हम उसको आगे क्लियर करते जाएंगे। लेकिन अगर आपको कोई भी सवाल में डाउट होता है तो आप कमेंट से बिल्कुल पूछिए कि हमको ये सवाल में डाउट है। हम लोग एक एक्स्ट्रा वीडियो करके वो सारे सवाल को सॉल्व कर देंगे यहाँ पे। ओके तो आज का हमारा टॉपिक है विलेयता। विलेयता बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेसिकली इसी के ऊपर हेनरी का सिद्धांत और रॉल्ट का सिद्धांत आता है। तो फिर हेनरी का सिद्धांत और रॉल्ट का सिद्धांत बेसिकली ज़रूरत था किस चीज़ के लिए? बेसिकली विलेयता के लिए ज़रूरत था। हेनरी और रॉल्ट ने क्या ज़रूरत समझा कि विलेयता को हम किस तरह से चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। विलेयता होता क्या पहले समझ लीजिए। विलेयता का मतलब कभी भी किसी भी विलयन में किसी विलेय को जब हम लोग घोलते हैं तो कितना हद तक घुलता है, बस उसी को विलेयता कहा जाता है। अब उसको टेक्निकल टर्म में किस तरह से कहा जाएगा वो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। किसी निश्चित ताप पर, ठीक है, तापमान आपका फिक्स होना चाहिए क्योंकि तापमान के घटाने या बढ़ाने से बेसिकली विलेयता बढ़ती या घटती है। तो विलेयता को किसी स्थिर तापमान पे देखा जाए तो फिर आप उसको कांस्टेंट या फिर बराबर कह सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि अगर विलेयता आपकी घट रही है बढ़ रही है तो फिर आप विलेयता को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो विलेयता को बेसिकली अगर ऑब्जर्व करना है तो किसी सामान्य ताप पे करना होगा। अदरवाइज आपको पता चला कि विलेयता घट बढ़ रही है। तो विलेयता को बराबर मेंटेन रखने के लिए हमें एक निश्चित ताप की आवश्यकता होती है। ये तो पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और साथ ही साथ हम लोग आगे विलेयता किन किन कारकों पर निर्भर करती है इस पर भी देखेंगे। तो फिर फिलहाल यहाँ पे क्या देखिए, निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक में किसी ठोस की घुली हुई वह अधिकतम मात्रा जिसे संतृप्त विलयन बनाया जा सके वह ठोस की द्रव में विलेयता कहलाती है। कहने का मतलब ये हुआ 100 ग्राम विलायक में। देखिए मैंने कहा था टेक्निकल टर्म के हिसाब से जो हम लोग डिफाइन करते हैं, जिस तरह से मूलरता के बारे में मैंने आपको बताया था। एक मोल किसी भी विलेय को अगर क्या 1 लीटर विलयन में घुलाने के लिए जितने मोल बेसिकली विलेय की आवश्यकता होती है उसे को हम मूलरता कहते थे। अच्छा, तो फिर इसी तरीके से हम विलेयता किसे कह रहे हैं? वो मूलरता था। विलेयता किसे कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक, यानी याद रखिए 100 ग्राम विलायक में किसी ठोस की घुली भी वह अधिकतम मात्रा, यानी कि 100 ग्राम विलायक यानी कि पानी जैसे विलायक हो गया आपका, उसमें आप कितना ठोस मिला सकते हैं। ठोस आप ले लीजिए चीनी के तौर पे, नमक के तौर पे, ग्लूकोज के तौर पे, कुछ भी ले लीजिए। वह अधिकतम मात्रा जिसे संतृप्त विलयन बनाया जा सके। संतृप्त विलयन बनना चाहिए। पहले संतृप्त विलयन को भी हम लोग डिफाइन कर लेंगे। तो फिर आपको ये बेसिकली समझ में आ गया होगा कि 100 ग्राम विलायक में हम कितना ग्राम विलेय डालें कि एक तरीके से वो संतृप्त विलयन बना दे। संतृप्त विलयन नाम से आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा कि बेसिकली तृप्त हो जाना, यानी कि उसके आगे अब घुलना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि विलेयता बेसिकली तापमान के बढ़ाने या घटाने से बढ़ घट सकती है। तो फिर आपको ध्यान रखना होगा कि आपको तापमान को क्या बोलते हैं कांस्टेंट लेकर चलना होगा, एक तरफ फिक्स लेकर चलना होगा। ये नहीं कि आप तापमान बढ़ा घटा रहे हैं, इस कारण से आपका एक्सपेरिमेंट पे असर पड़ेगा। आप कोई भी कांस्टेंट वैल्यू नहीं ऑब्जर्व कर पाइएगा। बेसिकली आपको विलेयता का जो टेक्निकल मीनिंग है या फिर सिग्निफिकेंस है वो आपको समझ में नहीं आएगा। फिलहाल ये समझिए कि आपको तापमान निश्चित रखना है, यानी कि 298 केल्विन यानी रूम टेम्परेचर पे काम कर रहे हैं तो 25 डिग्री सेल्सियस मेंटेन रखिए। अच्छा, उसके बाद संतृप्त विलयन हम किसे कह रहे हैं, जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, जिसे संतृप्त विलयन बनाया जा सके। संतृप्त विलयन यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बेसिकली इस विलेयता को डिफाइन कर रहा है। कहने का मतलब ये हुआ, ये वो संतृप्त विलयन हम इसे कह रहे हैं दिए गए ताप एवं दाब पर जब किसी विलयन में विलेय की अधिक मात्रा की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सके वह विलयन, तो उसी को हम संतृप्त विलयन कहते हैं। उसी के साथ साथ दूसरा इसका जो टर्म इसका मतलब है वह विलयन जो बिना घुले विलेय के साथ घातिक साम्य में होता है। कहने का मतलब ये हुआ हम संतृप्त विलयन किसे कह रहे हैं। अब जैसे कि मान लीजिए घर में आप शरबत बनाने गए तो शरबत बनाने में पानी चाहिए, नींबू चाहिए, नमक चाहिए, उसके साथ साथ चीनी चाहिए। फिलहाल अगर हम केवल चीनी और पानी का बात करें तो आप चीनी उसमें डालें, 1 चम्मच चीनी डालें, घोले, घुल गया। दूसरा चम्मच चीनी डालें, घोले, फिर घुल गया। 5 चम्मच चीनी डाले, घोले, घुल गया। छठा, 7वां, 8वां, 9वां डालते गए। अब 10वां जब आप चम्मच वही चीनी आप घोलने की कोशिश कर रहे हैं तब फर्दर चीनी घुल ही नहीं रहा है, तब वो मैक्सिमम अमाउंट जहाँ पे जिसके बाद अब चीनी नहीं घुलेगा। लेकिन ध्यान रहे दिए गए ताप एवं दाब पर, यानी कि मान लीजिए अगर हम 1 ATM दाब लेते हैं और 298 केल्विन तापमान लेते हैं और उसके ऊपर हम ये क्या बोलते हैं एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, यानी कि 10 चम्मच घोल दिए। अब उसके बाद मजाल नहीं कि आगे घुलने लग जाए तो हम उसे क्या कहेंगे, संतृप्त विलयन कहेंगे। लेकिन क्या इसके आगे
अब ये चीज़ नहीं घुलेगा। तो वही विलेयता कहती है कि किसी ताप और दाब भी ऐड कर लीजिए, क्योंकि दाब के बढ़ाने घटाने से भी विलेयता घटती बढ़ती है। दाब, तापमान और आपकी सांद्रता, ये तीनों ऐसे कारक हैं जिनके ऊपर विलेयता निर्भर करती है। और ये सवाल 4 या 5 नंबर में आपको पूछ दिया जाएगा, आप उसको डिस्क्राइब करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि बेसिकली किस तरह से निर्भर कर रहा है। हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे इसे। तो फिर आपको समझ में आ गया होगा, किसी दिए गए तापमान एवं दाब पर जब किसी विलयन में विलेय की और अधिक मात्रा अब घोली नहीं जा सके, अभी ज़्यादा पॉसिबल नहीं है कि आप इसमें घोलें और भी कुछ, तो फिर हम उसको कहेंगे संतृप्त विलयन। अच्छा, असंतृप्त विलयन हम किसे कह रहे हैं? जब ठोस अधिकतम मात्रा में से कम मात्रा में घुला हुआ, यानी कि मान लीजिए कि उसके अंदर जो क्या बोलते हैं, जो हम विलयन बनाना चाह रहे हैं, अब 9 ही चम्मच हम उसको घोले, लेकिन उसमें 10 चम्मच घोलने की क्षमता थी। जैसे पिछले बार में हमने देखा 10 चम्मच हम घोल सकते थे, उस क्या बोलते हैं आपका 1 गिलास पानी में, लेकिन 9 ही चम्मच हम घोले, तो फिर बेसिकली वो अपना एक्सटेंड, यानी कि अब उससे ज़्यादा का तक नहीं पहुंच पाया, यानी कि अपना पूरा क्षमता तक नहीं पहुंच पाया। इसीलिए बेसिकली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम उसको असंतृप्त विलयन कह रहे हैं, यानी कि बेसिकली वो पूरी तरीके से अपने फुल कैपेसिटी पर किसी भी चीज़ को घोला नहीं है अभी तक। अच्छा, तो यहाँ पे आपको संतृप्त और असंतृप्त बेसिकली समझ में आ गया होगा। अब ये समझिए कि आपको बेसिकली संतृप्त विलयन समझ में आ गया होगा। संतृप्त विलयन में एक और आपका सेंटेंस है, वह विलयन जो बिना घुले विलेय के साथ घातिक साम्य में होता है। क्लास 11th में आपने साम्यावस्था पढ़ा होगा। साम्यावस्था में आपने क्या जाना है कि बेसिकली साम्यावस्था हम किसे कहते हैं? जब बेसिकली आपका कोई भी चीज़ बन रहा हो, जब भी कोई चीज़ बेसिकली किसी भी चीज़ का बनना, यानी कि अभिकारक का घटना और उत्पाद का बनना, जब भी अभिकारक घटे उत्पाद बढ़े यानी बने, इन दोनों की गति जब समान हो जाती है तो हम कहते हैं कि साम्यावस्था आ गई है उस अभिक्रिया में। उसी तरीके से जब आपका वह विलयन जो बिना घुले विलेय के साथ आपका साथ घातिक साम्य में होता है, यानी कि आपका रनिंग इक्विलिब्रियम आपके पास अगर हो एक तरीके से, यानी कि मैं ये कहूँ कि जो घुल रहा है वो क्या बोलते हैं उसी साम्य के साथ घुलते जा रहा है। साम्यावस्था का मतलब ये होता है कि तब तक घुले, साम्यावस्था का मतलब होता है कि आपका तब तक घुले जब तक कि वो अपने पूरे एक्सटेंट तक नहीं आ जाए, यानी कि अब अपना क्षमता पर पूरा कंट्रोल, यानी कि उसकी क्षमता 10 चम्मच घुलने की, कहने का मतलब मैं वापस से घूम फिर के वहीं पे आ रहा हूँ। साम्यावस्था बता ही ये रहा है कि तब तक घुलेगा जब तक, यानी कि जब तक वो साम्यावस्था में नहीं आ जाए। साम्यावस्था तभी आएगा जब वो अपने मैक्सिमम एक्सटेंट को क्या बोलते हैं छू ले। ये कहने का मेरा मतलब है। संतृप्त विलयन साम्य के अनुसार भी आप इसको समझा सकते हैं, वैसे फिलहाल ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आप सिंपली इस तरह से समझ सकते हैं। उसके आगे क्या है? असंतृप्त विलयन हम किसे कह रहे हैं? जब ठोस अधिकतम मात्रा में से कम मात्रा में घुला हुआ, जैसे कि हमने पढ़ा संतृप्त विलयन में 1 गिलास पानी में जब हम लोग 10 चम्मच डाल रहे हैं, यानी वो अपनी पूरी क्षमता तक उसे घोल लिया। अब भाई 11 चम्मच अब उसमें नहीं घोल सकते हैं, 11वां चम्मच रगड़ दीजिए लेकिन नहीं घुलने वाला है, ऐसा कुछ। लेकिन असंतृप्त विलयन में क्या है, हम उसमें 9 ही चम्मच घोले, हम उसमें 8 ही चम्मच घोले, उसका 10 चम्मच तक क्षमता था लेकिन उसमें 9 ही चम्मच घोले, तो हम क्या कहेंगे? उसको असंतृप्त विलयन कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो अपनी पूरी क्षमता तक अभी तक नहीं घोला है, इसी कारण से हम उसे असंतृप्त विलयन कह रहे हैं। अब देखिए उसके बाद आता है अति संतृप्त विलयन। जब ठोस अधिकतम मात्रा में घुला हुआ हो, यह दाब व तापमान बढ़ाने से हो सकता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे कि मान लीजिए कि संतृप्त विलयन हम किसे कह रहे हैं? 10 चम्मच हम घोल दिए, 11वां चम्मच हम नहीं घोल पाए, लेकिन हमने क्या कहा था? हमने कहा था कि तापमान बढ़ाने से विलेयता बढ़ती है। सब विलेयता पे निर्भर कर रहा है। विलेयता आप बढ़ाइएगा तो फिर बेसिकली क्या होगा? उसकी संतृप्तता बढ़ जाएगी, यानी कि आप जैसे कि 25 डिग्री सेल्सियस पे उसको घोलने की कोशिश कर रहे थे, अब वही तापमान आप बढ़ा दीजिए 36 डिग्री सेल्सियस के लिए, वही कीजिए ना। क्या बोलते हैं, घर में आपके पास हीटर होगा, हीटर में जाकर गिलास रख दीजिए, उसके ऊपर घोलते जाइए, वो जो घुलनशील उसकी जो घोलने की क्षमता है वो और बढ़ जाएगी। पता चला 10 चम्मच, वहाँ पे आप 20 चम्मच घोल दीजिए। 20 चम्मच घोलने के बाद जब आप 21वां चम्मच पर जाइएगा, तापमान बढ़ाते बढ़ाते आप जितना तापमान बढ़ा दीजिए, जितना मन तापमान बढ़ा दीजिए, लेकिन उसका भी एक हद होता है। यानी कि मान लीजिए आप तापमान बढ़ाते बढ़ाते 100, 200, 300 डिग्री सेल्सियस पहुँच गए। अब एक ऐसा समय आएगा, एक ऐसा तापमान, एक ऐसा दाब आएगा जिसके बाद से आप लाख तापमान बढ़ा दीजिए, आप लाख दाब भी बढ़ा दीजिए, उसके बावजूद वहाँ पे विलेयता अब उससे ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगी। आप 20-30 चम्मच खींच दिए, मान लीजिए आप इतना तापमान बढ़ाए कि 30 चम्मच तक घोल दिए। अब 31वां चम्मच, 32वां चम्मच आप जब घोलने की कोशिश कर रहे हैं, तापमान बढ़ा रहे हैं, दाब भी आप क्या बोलते हैं घटाने की कोशिश कर रहे हैं, जब आप सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बावजूद अब क्या हो रहा है? उसके अंदर
अब चीज़ें नहीं घुल रही हैं, तो हम कहेंगे वह अति संतृप्त विलयन हो गया है, यानी कि अब वो अपना विलेयता का भी हद पार कर गया है, अब उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। इसे चरम रेखा आप कह सकते हैं। विलयन में उससे ज़्यादा विलेयता आप अचीव नहीं कर सकते। तो फिर बेसिकली यही आपका विलेयता आपको क्या बताता है, विलेयता बताता है कि कोई भी चीज़ बेसिकली कितना हद तक घुल सकता है। टेक्निकल टर्म में 100 ग्राम विलायक में हम कितना विलेय को घोलने की कोशिश कर रहे हैं। संतृप्त विलयन जो मैक्सिमम आप घोल सकते हैं, लेकिन किसी तापमान पर। तापमान आप एकदम खिंचते जाइए, दाब आप खिंचते जाइए। अब उसके बाद अब उससे अधिक अगर नहीं हो तब उसको अति संतृप्त कहेंगे। जो अपना क्या बोलते हैं, किसी ताप या किसी दाब पर बेसिकली वो अपना हद तक नहीं छुआ है। बेसिकली जैसे कि 10 चम्मच करने का था, अब 9 ही चम्मच किया हुआ, उसको अति संतृप्त कहेंगे। तो ये बेसिकली 3 ईजी टर्म्स हैं, पूछा जाता है बहुत ही इंपॉर्टेंटली। तो फिर आप इसके ऊपर फोकस कीजिए। तो बेसिकली आप लोगों ने अभी देख लिया होगा कि हम विलेयता किसे कह रहे हैं, संतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन या फिर क्या बोलते हैं संतृप्तता के बारे में आप बेसिकली आप जान लिए। अब इसके बाद आता है विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। जैसे कि मैंने बताया था कि हमें तापमान और दाब बेसिकली फिक्स रखना पड़ रहा था उस केस में। तो फिर वो क्या क्या कारक है जिनके ऊपर बेसिकली विलेयता डिपेंड करती है, वो क्या क्या है बेसिकली देख लीजिए। हमारे पास बेसिकली 3 है यहाँ पे, तापमान, दाब है और क्या बोलते हैं कौन किसको किस हिसाब से घोल रहा है, वो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। जैसे कि मैं बताता हूँ आपको कि अगर आप क्या कहें भैंसों के झुंड को आप क्या बोलते हैं गायों के झुंड के साथ मिलाने की कोशिश करें, तो हो सकता है कि दोनों में टकराव हो। एक तरीके से वो दोनों एक साथ रहना नहीं चाहिए, लेकिन गायों के झुंड के साथ ही रखिए तो ज़्यादा बेहतर तरीके से रहेंगे। कुत्तों को झुंड के साथ रखिए, ज़्यादा सही रहेंगे। कुत्तों को भी क्या बोलते हैं, अगर आप बिल्लियों के झुंड के साथ रखने का कोशिश करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा, वहाँ पे लड़ाई झगड़ा का ऐसा कुछ होने लग जाएगा, बेसिकली वो सही से रह नहीं पाएंगे। तो वही कहने का मतलब है सामान को ही घोलता है। अब जैसे कि आपके पास जो आपने क्या बोलते हैं केमिकल बंध में अगर आपने पढ़ा हुआ सहसंयोजी जो क्या ठोस होते हैं एक तरीके के, बेसिकली सहसंयोजी योजक होते हैं वहाँ पर। उसी तरीके से हम यहाँ पे 2 का बात करें, एक आयनिक का बात करें, एक सहसंयोजक ठोस का बात कर रहे हैं। बेसिकली ऐसे ठोस जिनके ऊपर सहसंयोजन बल लग रहा हो, जिनके ऊपर सहसंयोजन बंध बनता, जैसे कोवलेंट बॉन्ड जिसको हम कह रहे हैं वो, और एक आयनिक। ये देखिए बेसिकली ये मुख्य प्रकार के क्या बोलते हैं बल से जुड़े या फिर बने होने वाले ठोस होते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पे कह रहा हूँ सामान को ही घोलता है। अतः आयनिक ठोस जैसे NaCl, KCl आदि जल जैसे ध्रुवीय विलायक में घुल जाते हैं। अब ध्रुवीय विलायक का मतलब क्या होता है, पहले आप ध्रुव का मतलब समझ लीजिए। जैसे कि हमें पृथ्वी के आपके 2 ध्रुव कह सकते हैं, एक नॉर्थ एक साउथ। इस तरीके से हमारी पृथ्वी का आप कहिएगा हाँ ये एक आपका नॉर्थ है एक साउथ है। उसी तरीके से एक बार मैग्नेट जो होता है, उसी तरह से बार मैग्नेट का भी 2 हिस्सा होता है, एक नॉर्थ एक साउथ होता है। उसी तरीके से जब भी हम डाइपोल यानी कि ध्रुव का बात करते हैं तो ध्रुव इसी को कहते हैं N और S। तो द्विध्रुव हम किसे कहेंगे, द्विध्रुव का मतलब हुआ जहाँ पे आपके 2 ध्रुव मौजूद हों। अब मैं कहता हूँ जैसे कि NaCl में कैसे ध्रुव आ रहे हैं। Na क्या होता है, Na आपका धात्विक क्या बोलते हैं नेचर का होता है, उसके पास धातु एक तरह से आप उसको धातु कहते हैं। और Cl क्या है, अधातु। Cl के पास क्या क्षमता रहती है कि इलेक्ट्रॉनों को अपने क्या बोलते हैं बाहरी कक्षा में खींचने का कोशिश करता है। ध्यान रहे, खींचने का कोशिश करता है, उसके पास चोरी करने की क्षमता ज़्यादा है। उसी तरह से सोडियम के पास किसी भी इलेक्ट्रॉन को दान कर देने की क्षमता ज़्यादा होती है। जो बेसिकली दान करते हैं उन्हें धातु कहते हैं, जो चोरी करते हैं या फिर किसी से लेते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, अधातु कहते हैं। जब भी अधातु किसी से इलेक्ट्रॉन उधार लेते हैं तो हम इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज डालते हैं, यानी कि उन्होंने किसी से उधार लिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो ओवरऑल चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉन की चार्ज ही नेगेटिव होती है, तो एक इलेक्ट्रॉन अगर इसके ऊपर दान दे दिया जाए तो इलेक्ट्रॉन इसके पास एक एक्स्ट्रा आ गया, जिसके कारण से एक माइनस चार्ज आ गया। लेकिन ये एक इलेक्ट्रॉन चूंकि दे चुका है तो इसके पास एक खाली जगह बच जाएगा, तो उस खाली जगह बेसिकली वहाँ पर प्लस आ जाता है आपका। जब भी प्लस माइनस जैसे आपके 2 अलग अलग ध्रुव तैयार होंगे तो हम इसे द्विध्रुव कहते हैं। अब इन्हीं द्विध्रुव में क्या बोलते हैं आपका अट्रैक्शन यानी कि खिंचाव का क्षमता आने लग जाता है। कहने मतलब कैसे हुआ, अब NaCl में आपको हम क्या कहेंगे, हम इसे द्विध्रुव कह सकते हैं। सिमिलर होता है आपके साथ KCl के साथ भी हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे क्या बोलते हैं द्विध्रुवीय आपके पास ठोस होंगे। अब फिलहाल हम बात करते हैं जब भी हम नमक, NaCl नमक हो गया आपका, KCl भी एक प्रकार का नमक ही है। जब इसको जल में घोलने की कोशिश करते हैं तो ये ईजिली घुल जाएगा। लेकिन आप क्या कीजिए, कोई सहसंयोजी क्या बोलते हैं विलायक ले आइए, जैसे कि बेंजीन को ले आइए, CCl4 को ले आइए, उसमें घुलने की कोशिश कीजिए, ऊपर में छाली बन के आ जाएगा ऊपर। बेसिकली घुलने का नामो निशान नहीं होगा, घुलेगा ही नहीं। तो कारण क्या होता है वहाँ पे, कारण होता है कि इनके बीच में किसी प्रकार का बल बन ही नहीं रहा होता है।
घुलने के लिए क्या होता है, आपका विलीनीकरण प्रक्रिया होनी चाहिए, जिसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पे ये समझिए कि यहाँ पर ये घुल क्यों नहीं पा रहा है। अब घुलना एक तरह से क्या हुआ, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए, तो घुलना मतलब क्या हुआ कि जब हम 10 गाय लाए तो वो क्या बोलते हैं, मेरे पास पहले से 75 गाय था, उस 75 गाय जो है बेसिकली है 10 गायों को एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन वहीं पर 10 को बैल ले आए तो बिल्कुल अलाउ नहीं करेगा। लेकिन नहीं, उसी तरह से 10 को भैंस ले आए तो वो भी अलाउ नहीं करेगा। लेकिन नहीं, हमारी प्रजाति उसी की है, लेकिन क्या बोलते हैं उसके साथ वो दोस्ती नहीं बन सकता है। अब कुत्ते को घुसा दीजिए उसका झुंड में, अलाउ नहीं करेगा, यानी कि हटाने की कोशिश करेगा, वो घुल मिल पाएगा ही नहीं एक तरीके से। ये अपनी जातियों के साथ बेसिकली अच्छे से घुल पाते हैं। तो कहने मतलब ये हुआ, समान को ही घोलता है, यानी कि अगर आपको कोई आयनिक ठोस को घोलना है तो आपको कोई आयनिक विलयक ही चाहिए, बेसिकली कोई ध्रुवीय विलयक ही चाहिए होगा। इसलिए हम जल का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको याद हो तो जल का बेसिकली स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, H2O। इसी कारण से क्या होता है, यहाँ पर आपके द्विध्रुव तैयार हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, ऑक्सीजन क्या होता है, आपके पास अधातु होता है, हाइड्रोजन के पास धातु की क्षमता होती है। ये अलग अलग समय में अलग अलग होता है, कभी कभार हाइड्रोजन भी अधातु जैसा हरकत करता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पे H धातु की तरह और O आपके अधातु की तरह। तो अधातु के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे हम डेल्टा नेगेटिव चार्ज डाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका बहुत ही कम, बेसिकली यहाँ पर बहुत ही कम चार्ज बन रहा होता है, क्योंकि डिस्टेंस जो है थोड़ा ज़्यादा होता है। करीब करीब ये डिस्टेंस आपका 107 पिकोमीटर के आसपास होता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये डेल्टा नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आया। उसी तरीके से यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो ये डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव चार्ज के कारण क्या होगा, ये NaCl नामक, यहाँ पे बेसिकली NaCl अगर यहाँ पर है तो NaCl के ऊपर प्लस, Cl के ऊपर माइनस, ये चार्ज होते हैं। तो फिर Na का जो प्लस है इसके साथ जुड़ना चाहेगा और Cl का माइनस जो है इसके साथ जुड़ना चाहेगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इनके पीछे बेसिकली क्या हुआ, आयनिक बंध बनने का हरकत होने लगा। देखिए बंध बनता नहीं है, लेकिन बेसिकली इनके पीछे खिंचाव होता है। इसके पीछे कम चार्ज है, मैं मानता हूँ, लेकिन फिर भी ये इसको खींचने का कोशिश तो करता है। अब इसी की जगह पे मैं एक बेंजीन रख दूँ, बेंजीन का क्या बोलते हैं, आपका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। अब यहाँ पे किसी प्रकार का चार्ज नहीं आएगा, चार्ज बनता ही नहीं है इस केस में। तो जब चार्ज ही नहीं है तो क्यों खींचे भला। इसी कारण से बेंजीन जैसे विलायक में, CCl4 जैसे विलायक में, जहाँ पे आपका क्या बोलते हैं द्विध्रुव तैयार होते ही नहीं है, यानी कि ध्रुव तैयार होंगे ही नहीं, वहाँ पर बेसिकली किसी प्रकार का इंटरेक्शन नहीं होगा, ना ही बंध बनेगा, ना ही उसमें घुल पाएगा। तो आपको बेसिकली समझ में आ गया होगा कि आयनिक को बेसिकली आयनिक ठोस को घोलने के लिए हमारे पास आयनिक विलयक ही होना चाहिए। उसी तरीके से नेप्थलीन, एंथ्रासीन, ये बेसिकली क्या है, ये सहसंयोजी बल वाले ठोस होते हैं। इनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड बन रहा होता है, यानी कि जो बल है वो मजबूत भी होता है लेकिन सहसंयोजी होता है, जहाँ पर ध्रुव की बात नहीं की जाती है। देखिए ये पूरी तरीके से क्या बोलते हैं आपका क्या बोलते हैं, आप ये नहीं कह सकते कि उसके ऊपर चार्ज नहीं बनेगा। चार्ज बनाया जा सकता है, पार्शियल चार्ज लाया जा सकता है, लेकिन उसके तरीके अलग अलग हैं। उसको आप क्या बोलते हैं ऑर्गेनिक में बाद में जाके पढ़िए। फजन्स रूल के अनुसार क्या होता है, हम कभी नहीं कहते हैं कि आपका जो सहसंयोजी है कभी आयनिक बनेगा कि नहीं बनेगा, लेकिन हम क्या बोलते हैं कभी भी अल्प मात्रा में चार्ज अगर मेरा कम हो और हम चाहें कि क्या बोलते हैं विलीनीकरण बहुत ही अच्छा पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आपके पास एक सर्टेन एनर्जी होना चाहिए, वो एनर्जी डिफाइंड है आपका 100-150 किलो जूल के आसपास इस तरीके से। अगर उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करेगा तो ये बंद बन गई, क्या हुआ वो, यानी कि एक तरीके से घुला ही नहीं। तो घुलने के लिए बेसिकली हमारे पास एक एनर्जी की सीमा होती है, एक ऊष्मा की सीमा होती है, कम से कम उससे ज़्यादा तो होना ही चाहिए, जो कि बेसिकली फुलफिल नहीं हो पाता है एक सहसंयोजी और एक आयनिक ठोस के बीच में, सहसंयोजी विलयक और एक आयनिक ठोस में। इसी कारण से हम कहते हैं कि कोई भी आयनिक ठोस सहसंयोजी ठोस के साथ कभी भी आपका विलयन नहीं बनाता है, यानी कि घुल ही नहीं पाएगा एक तरीके से। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं क्या बोलते हैं इसके केस में। तो अगर नेप्थलीन और एंथ्रासीन का बात करें, नेप्थलीन आपका कुछ इस तरह से लगता है, देखिए नेप्थलीन आपका ये हो गया, नेप्थलीन ये हो गया नेप्थलीन। अब एंथ्रासीन का अगर बात करें तो एंथ्रासीन आपका कुछ इस तरीके से होता है। अब देखिए इसमें किसी प्रकार का ध्रुव नहीं है। अब ध्रुव नहीं है, इसी कारण से क्या होगा, इसके साथ बहुत ही अच्छे से बंध बना पाता है, इससे घुल पाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई चार्ज का मामला ही नहीं है। चार्ज का मामला नहीं होता तो वहाँ पे वंडरवाल का दुर्बल बल काम करता है। तो वंडरवाल का दुर्बल बल के साथ क्या हो सकता है, एक दूसरे में घुल सकते हैं, क्योंकि एक प्रजाति के हैं,
यहाँ पे कोई भी चार्ज का मामला ही नहीं है, यहाँ पे चार्ज का मामला था, एक में चार्ज का मामला नहीं था, तो फिर समान समान हो ही नहीं रहा था। तो याद रखिए, समान समान को घोलता है, समान असमान को घोल ही नहीं सकता है। तो ये बात आपको सबसे पहला जो है, पहला कारक आपको समझ में आ गया होगा कि विलयनीकरण बेसिकली विलेयता जो है आपका, वो किस पर निर्भर कर रहा है कि समान समान को घोल रहा है कि नहीं घोल रहा है, कि आपके पास जो चीज़ें हैं वो समान हरकतें की हैं कि नहीं है। यानी कि अगर आप विलयक जो है, विलयक भी समान होना चाहिए, विलेय भी समान होना चाहिए। समान कहने का मतलब अगर वे आयनिक है तो विलयक आयनिक है, तो विलेय भी आयनिक होना चाहिए। सेकंड आता है आपके पास ताप। ठीक, ताप पे आपके पास 2 पॉइंट है जिसको ध्यान दीजिए थोड़ा सा। वे ठोस जिन्हें जल में घोलने पर ऊष्मा बाहर निकलती है, यानी कि जब आप जल में घोलिए तो ऊष्मा आपकी निकलेगी। जैसे क्या हुआ, चूना पत्थर, चूना पत्थर को क्या कीजिए, जाके क्या बोलते हैं पानी में घोल दीजिए, तो फिर बेसिकली पानी में घोलने के क्या बोलते हैं, पानी खोलने लग जाता है। थोड़ी देर के बाद शांत होता है, तो फिर हम उसको क्या बोलते हैं, पोतना स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली क्या हो रहा है उस केस में, ताप और अगर आप बढ़ाइएगा तो फिर उसके अंदर विलेयता बेसिकली घट जाएगी, किसी भी चीज़ की विलेयता। हम यहाँ पे विलेयक को CO के तौर पे ले रहे हैं, यानी कि तापमान के बढ़ाने पर, यानी कि CO आप क्या की, यानी CO का हम चूना पत्थर को कह रहे हैं। अब चूना पत्थर को डाले पानी में डाले, पानी में डाल के बेसिकली वो हीट निकालने लगे, ऊष्मा निकालने लग गया। अब क्या बोलते हैं, हम क्या करके जाके नीचे उसको हीटर में रख दिए और उसको गर्म करने लग गए। तो गर्म करने के साथ ये भी समझ लीजिए कि उसकी विलेयता घट जाएगी। देखिए, तापमान के बढ़ने पर विलेयता बढ़ती है, लेकिन किस केस में, देखिए सेकंड केस में, वे ठोस जिन्हें जल में घोलने पर ऊष्मा अवशोषित होती है। यानी कि जल में घोलने के लिए अगर आपको ऊष्मा देना पड़े, यानी कि कोई भी चीज़ अगर कोई घुल रहा है तो उसको घोलने के लिए बेसिकली ऊष्मा देना पड़े, या फिर लगभग ना के बराबर ऊष्मा रहे, यानी कि आपका रूम तापमान पर अगर हो, जैसे कि मैंने चीनी वाला केस बताया एक तरीके से, जो क्या बोलते हैं मिनिमम ऊर्जा यानी कि 298 केल्विन पर हो जाता है। ऐसा नहीं कि आप क्या बोलते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पे चाह रहे हैं घोलने का, तो होगा कैसे, क्या बोलते हैं, तो पानी खुद ही आपका ठोस अवस्था में रहेगा। उसी तरीके से वे ठोस जिन्हें जल में घोलने पर ऊष्मा अवशोषित होती है या फिर ऊष्मा आपको देनी पड़ती है, तो उनकी विलेयता ताप बढ़ाने से बढ़ती है। जैसे कि नमक को घोलने पर, KCl को घोलने पर क्या बोलते हैं, तापमान बढ़ाइएगा तो इसकी विलेयता बढ़ती जाएगी। आपको समझ में आ गया होगा। अब थर्ड आता है आपका दाब। दाब है क्या, ठोस की बेसिकली द्रव में, सॉरी द्रव लिख गया है, ठोस की द्रव में विलेयता पर दाब का कोई प्रभाव नहीं होता है। देखिए, मैं दाब के बारे में आपको बोल ही रहा था। इससे पहले मैंने कहा कि दाब के बढ़ाने पे भी हरकत करता है। देखिए, विलयन जो है आपका, जैसे मैंने कहा था, एक प्रकार का विलयन नहीं होता है, अलग अलग प्रकार के विलयन होते हैं। द्रव को ठोस के साथ, द्रव के साथ, उसके बाद क्या हुआ, द्रव का गैस के साथ। तो हम द्रव का गैस के साथ हम विलयन बनाने का कोशिश कर रहे हैं। उस केस में गैस को घोलने के लिए हमको दाब बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर वहाँ पे प्ले करता है, डाल्टन-स्नो के नियम के अनुसार। और जब हम लोग हेनरी का नियम पढ़ेंगे तो वो यही कहता है कि बेसिकली जब हम लोग क्या बोलते हैं दाब को बढ़ाते हैं, P जो होता है आपका क्या बोलते हैं मूल अंश के बेसिकली समानुपाती होता है। इस बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, यानी कि प्रेशर बढ़ाएंगे तो वहाँ पे बढ़ेगा, लेकिन वो क्या है, गैस को जब हम लोग द्रव में विलने, यानी कि उसको क्या बोलते हैं, उसके विलनीकरण को करने की कोशिश करें। विलनीकरण का मतलब ये हुआ विलयन बनाने का कोशिश कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ ठोस की द्रव में विलेयता, यानी कि जब हम लोग कोई ठोस को बेसिकली द्रव में जब डालने की कोशिश करें तब दाब का कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन जब हम लोग गैस को द्रव में क्या बोलते हैं उसका विलयन बनाने का कोशिश कर रहे हैं, तब उस केस में सावधान रहिए, वहाँ पे गारंटी से दाब का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। एग्जाम्पल आपको क्या बोलते हैं यहाँ पे देने की जरूरत ही नहीं है, क्यों, क्योंकि आपका दाब पर ही निर्भर नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से आप क्या देखिए, ये तीनों को तीनों जो मेन कारक है आप उसको देख लिए। कल के क्लास में हम लोग क्या बोलते हैं क्रिस्टलीकरण, विलनीकरण और अलग अलग जो टर्म्स है उसको देख लेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।